हेलो दोस्तों, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में झारखंड जेईई के लिए जनरल इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट 2। हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज 1 सेकेंड, देन इन 1 सेकेंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू। यहाँ आपको गिवन है टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है 1 सेकेंड और 1 सेकेंड में कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 सेकेंड गिवन है। ओके, और हमें कैपेसिटर का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली जितना हमारा चार्ज बढ़ेगा उतना हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इस केस में हमारा वोल्टेज को जो कैपेसिटर में वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, वी सी इक्वल टू फार्मूला होता है v इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टू। ये आपका फार्मूला होता है वोल्टेज कैपेसिटर का। तो यहाँ पर आपको हमें वी सी हमको फाइंड आउट करना है कि 1 सेकेंड में हमारा कितना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे हम वी सी निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो v इज टू 1 माइनस ई के पावर t का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड यहाँ पर गिवन है जी, तो स्मॉल t का वैल्यू दिया हुआ 1, तो -1 डिवाइड बाई टो का वैल्यू भी हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो e के पावर -1 इक्वल टू क्या हो गया, e के पावर -1 इक्वल टू होता है 0.367। ये आपका हो जाता है वैल्यू e के पावर -1 का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू 1 माइनस 0.367। इसे सॉल्व करने के बाद मिलता है हमें 0.633 इंटू v। तो ये आपको Vc मिल गया। हमारा कैपेसिटर में जितना वोल्टेज हमारा है 1 सेकेंड में वो हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज निकाल देंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें कितना है, 0.633 वोल्ट है, 0.633 वोल्ट। और टोटल वोल्ट हमारा कितना होगा, टोटल वोल्टेज हमारा कैपिटल V हो गया इंटू 100। V से भी कैंसिल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाता है, 63.3%। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 63%। तो हम इस केस में 1 सेकेंड में कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहा है, तो अबाउट 66% हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं किए हैं, बस हम क्या किए हैं, कैपेसिटर वोल्टेज का वोल्टेज निकाल दिए हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना हमारा वोल्ट होगा। तो हमारा 0.633 वोल्ट मिल रहा। अब इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए 63.3 वोल्ट। तो ये हमारा 63.3% जो आ रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। तो हमें 66% हम क्या कर रहे हैं, इसका 1 सेकेंड में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है मुझे, ये हम आंसर में टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ए लीनियर सर्किट मस्ट ओबे। अब लीनियर सर्किट हमें किसे ओबे करता है, तो एक्चुअली आप याद रखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम हो, चाहे नॉर्टन्स थ्योरम हो, चाहे थेवेनिन्स थ्योरम हो, ये तीनों के तीनों जो थ्योरम है वो हमारे लीनियर सर्किट को ओबे करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, ये तीनों हमारा क्या होता है, लीनियर सर्किट को ओबे करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमारा स्क्रीन पर है, इन ए पैरेलल RLC सर्किट द वैल्यू ऑफ R, L एंड C आर 40 ओम, 2 हेनरीज एंड 1/2 फैराडे रेस्पेक्टिवली। द क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ द सर्किट विल बी। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या किया है, तो यहाँ पर हमें R, L और C का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और यह कैसा सर्किट है, तो RLC सर्किट है, वही पैरेलल। यहाँ पे देखिए गिवन है पैरेलल RLC सर्किट है, सीरीज नहीं है,
पैरेलल केस में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अलग होता है और सीरीज के केस में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे आपका सर्किट है पैरेलल आरएलसी सर्किट, जिसमें आरएलसी का वैल्यू दिया हुआ है और क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। तो पैरेलल केस में क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हो जाता है आपको R इंटू रूट अंडर C बाई एल। ओके, R का वैल्यू पता है कितना है, तो R का वैल्यू 40 ओम है। C का वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 लेते हैं, डिवाइड बाई L का वैल्यू दिया हुआ है 2, यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू रूट अंडर 1/4, 1/4 को रूट अंडर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 40 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल कीजिएगा 40 को तो 20, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा, तो राइट आंसर इसका हो गया बी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ए नेगेटिव रेजिस्टेंस इज एन एलिमेंट। बताइए कौन सा एलिमेंट हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ऑप्शन से हमको पता चलेगा दैट कैन एक्ट ओनली ए सोर्स ऑफ एक्टिव पावर। एक्टिव पावर सोर्स की तरह वर्क करेगा, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बी बोल रहा है दैट कैन एक्ट एज अ सोर्स बोथ एक्टिव एज वेल रिएक्टिव। अब एक्टिव हमारा होगा नहीं तो इसमें एक्टिव आया तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड का, दैट कैन एक्ट ओनली एज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। यस, रिएक्टिव पावर सोर्स जो है वो हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक, तो इसका सी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर CC इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इफेक्ट इट्स। अब बताइए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में CC का वैल्यू, कपलिंग कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में यदि हमारा कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट बढ़ता है तो हमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर ये देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है द बेस विड्थ ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज चूजन बाय डिजाइन टू बी स्मॉल सो दैट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसका हम बेस का विड्थ है वो स्मॉल हम चूज करते हैं डिजाइन करने टाइम, ऐसा क्यों। तो देखिए एक्चुअली जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो बेस का विड्थ हम स्मॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो क्या हो इजीली उसमें कैरी करे, तो मेजॉरिटी चार्ज होगा इजीली हमारा कलेक्टर तक पहुंच सके। इसके लिए हम क्या करते हैं बेस विड्थ को जो हमारा विड्थ है वो हम क्या करते हैं स्मॉल कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द मेजॉरिटी कैरीज इजिली रीच टू कलेक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका डी। नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन बोल रहा है टू इंक्रीज द स्विचिंग स्पीड ऑफ ए P+N डायोड। अब देखिए PN डायोड है और इसमें स्विचिंग स्पीड को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जब PN डायोड रहता है तो PN डायोड में हम एक्चुअली N रीजन जो है ना, N रीजन का विड्थ यदि हम बढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट हमारा इंक्रीज कर जाता है, और टाइम कांस्टेंट यदि इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे ऑफकोर्स है कि स्विचिंग स्पीड जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है PN डायोड का। ठीक, तो इस केस में हम N रीजन का जो विड्थ है उसे हमको क्या करना होगा कम करना होगा। जब हमारा PN डायोड का स्विचिंग स्पीड इंक्रीज करना है तो उस केस में क्या करना होगा हमको N रीजन विड्थ है उसे कम करना होगा। N रीजन हमारा जो है उसे कम करेंगे तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा, और टाइम कांस्टेंट यदि डिक्रीज करता है तो PN डायोड का जो स्विचिंग स्पीड है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, N रीजन विड्थ शुड बी स्मॉलर। यदि N रीजन विड्थ को हम स्मॉल रखेंगे तो उस केस में हमारा टाइम कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा, और टाइम कांस्टेंट यदि डिक्रीज करता है तो हमारा PN डायोड जो है वो स्विचिंग स्पीड हमारा उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी।
8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में बोल रहा है ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रोटेटिंग फील्ड फॉर सिंगल फेज एसी सप्लाई नहीं, बाय अप्लाइंग वोल्टेज अक्रॉस द स्टार्टर विथ हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी राइट आंसर नहीं है। एक्चुअली देखिए सिंगल फेज होता ना इंडक्शन मोटर, वो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा पल्सिंग टॉर्क होता है। इसके कारण हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं है। और यदि हम इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाना चाहते हैं तो उस केस में हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ता है। यदि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। इस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोड इज मेड ऑफ लेमिनेशन टू रिड्यूस। अब ट्रांसफार्मर कोड को हम लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो एक्चुअली हम ट्रांसफार्मर कोड को लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि ईडी करंट का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेशन करते हैं। यदि हाइस्टेरिस लॉस को हमको रिड्यूस करना होगा तब क्या करना होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन स्टील कोर को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, सिलिकॉन स्टील कोर को वहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे हमें हाइस्टेरिस लॉस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th हमारा है व्हेन ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी। देखिए यदि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसे हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एफिशिएंसी ऑफ कोर्स है कि इंक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या होगा, बी। उसका एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्यू डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ। बताइए किस तरह का फंक्शन होता है क्यू डब्ल्यू। क्यू हमारा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफ़र है, और डब्ल्यू जो है वो स्पेसिफिक वर्क डन है। तो क्यू डब्ल्यू का जब हम फंक्शन बात करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, तो ये हमारा पाथ फंक्शन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा ए, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए द एवरेज लाइफ ऑफ क्लास फर्स्ट टिम्बर इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टिम्बर हमारा जो क्लास 1 टिम्बर है उसका एवरेज लाइफ क्या होगा, जो हमारा क्लास 1 टिम्बर जो होता है एक्चुअली एवरेज लाइफ बात करते हैं तो इसका 10 ईयर हम लेके चलते हैं। एक्चुअली इसका हम क्लास 1 टिम्बर जो होता है उसका एवरेज लाइफ का हम बात करते हैं तो 10 ईयर होता है। कितना होता है, 10 ईयर। तो 10 ईयर तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 120 मंथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में बोल रहा है द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी। तो ब्रिक का आपको मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। एक्चुअली जब भी ब्रिक्स का बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ में तो आपको यहाँ पर यूनिट का जरूर देखता है, यूनिट का खेला खेलता है। कहीं पर आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, कहीं मेगा पास्कल दे देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि केजी पर सेकेंड स्क्वायर में होगा तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और मेगा पास्कल में होगा तो 3.5 मेगा पास्कल होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर यदि मेगा पास्कल में पूछेगा तो 3.5 मेगा पास्कल मारिएगा। नेक्स्ट 14 जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20। यहाँ पर M20 ग्रेड है कंक्रीट का, और इस केस में आपको पूछ रहा है कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा। तो M20 के केस में जो नॉमिनल हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन में हमारा जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है।
M20 ग्रेड का कंक्रीट में। ओके, 1 हमारा क्या हो गया, सीमेंट, 1.5 सैंड हो जाता है, और हमारा जो एग्रीगेट होता है वो 3 होता है। यदि M25 का बात करेंगे तो M25 के केस में 1:2 होगा। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको ज़्यादा पूछता है, कभी M20 का पूछेगा, कभी M25 का। तो ये दोनों वैल्यू याद रखिए। M20 केस में 1:1.5:3 होगा, और M25 केस में 1:1:2 होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 15 क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर है। द इंग्रेडिएंट विच इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस टू सीमेंट। अब सीमेंट में जो हमारा इम्पार्ट कलर और हार्डनेस कौन देता है, तो एक्चुअली हार्डनेस का बात करेंगे तो मैग्नीशिया हमको हार्डनेस देता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इम्पार्ट कलर और हार्डनेस जो है वो कौन देगा, मैग्नीशिया सीमेंट में। बट मैग्नीशिया के अमाउंट बहुत ही कम रखते हैं सीमेंट में। सीमेंट में जो हमारा मेजर क्वान्टिटी में होता है वो होता है लाइम, ठीक, दूसरा होता है सिल्का, और तीसरा अल्मुना। तो एक्चुअली जो हमारा लाइम और सिल्का जो होता है ये दोनों हमारा क्या स्ट्रेंथ देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्ट्रेंथ हमें किस पे डिपेंड करता है, लाइम और सिल्का पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चंस। 16 बोल रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। बताइए, अभी हम सेम क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक का जब मिनिमम कितना होता है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने डिस्कस किया था। साथ में मेगा पास्कल में बताया था। तो यहाँ पे आपको यूनिट चेंज कर दिया है, यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल में क्या हो जाता है 3.5 मेगा पास्कल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 17 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्रिक। ब्रिक में रेड कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इंग्रेडिएंट। तो हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट में, तो जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है वो रेड कलर देता है, ठीक। तो हमारा ब्रिक में रेड कलर जो आता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट 18 क्वेश्चंस। इनेमल पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। अब हमें इनेमल पेंट बनाना है तो हम किसे यूज करेंगे, किसे इसे प्रिपेयर करने के लिए, तो इसमें हम ऐड करते हैं जिंक और वाइट लीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। वाइट लीड या जिंक हम यूज करके ऐड करके इनेमल पेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, वाइट लीड और जिंक। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए। 19 आपके स्क्रीन पर है। पिगमेंट आर एडेड टू। पिगमेंट हम ऐड क्यों करते हैं, तो पिगमेंट एक्चुअली ऐड करते हैं कलर के लिए। तो हमें पेंट में यदि कलर चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, पिगमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गिव कलर टू पेंट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हार्ड वेयरिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय। आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हार्ड वेयरिंग सरफेस अचीव करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमें हार्ड वेयरिंग सरफेस अचीव करना है तो हम इसके लिए ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग को यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वेयरिंग सरफेस अचीव करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट 21 है आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिब्ड टिल फ्लोर। एक्चुअली रिब्ड होता क्या है, देखिए रिब्ड जो होता है ना एक्चुअली हमारा हैलो होता है। यहाँ पर इसे हम हैलो टिल्ड, हैलो टिल फ्लोर भी कहते हैं। तो हैलो टिल फ्लोर को ही हम रिब्ड टिल फ्लोर कहते हैं। और जो हैलो टिल फ्लोर जो होता है इसका मतलब एडवांटेज देखते हैं तो ये हमारा हल्का होता है, तो लाइट इन वेट होता है, बेटर साउंड प्रूफिंग क्वालिटी होता है, और हमारा बेटर थर्मल इंसुलेशन भी होता है। बट हमारा ये फायर स्टेंस में भी बेटर होता है। यहाँ पर ये जो बात करेंगे फायर स्टेंस में, तो फायर स्टेंस में भी ये बेटर होता है, इसका एडवांटेज है। बट यहाँ पे लिखा है पुअर, तो पुअर लिखा है तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नॉट ट्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चंस। 21 में बोल रहा है कि प्लाईवुड इज आइडेंटिफाई बाय। एक्चुअली प्लाईवुड को बनाते हैं तो हम इसे लेयर बाय लेयर बनाते हैं, ठीक। हम एक लेयर डालते हैं, फिर उसको ट्रांसवर्स में करके लेयर करते हैं, तो इसका थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका ग्रेड बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो हम इसे आइडेंटिफाई किससे करते हैं? थिकनेस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थिकनेस। ओके, प्लाईवुड को हम आइडेंटिफाई करते हैं थिकनेस के द्वारा। नेक्स्ट 23 है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन ए मैग्नेटिक जोन। अच्छा, बाय डायरेक्टिंग प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सर्वे विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक्चुअली हमें स्मॉल स्केल मैप को मतलब इंडिकेट करना है एक एरिया में, और वो एरिया जो है वो मैग्नेटिक जोन है। कैसा जोन है? मैग्नेटिक जोन। और इसे हमें डायरेक्ट प्लॉटिंग भी करना है और चेकिंग भी करना है, द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ। इससे हमें खुद हमारा वर्क में ही दोनों काम करना है, ठीक। चेक करके प्लॉटिंग साथ में काम करना है। तो एक्चुअली दोनों काम जब हम बात करते हैं मेजरिंग का और हमारा मैप का, यदि दोनों काम साथ में करना है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्यूरेट होता है या ज़्यादा मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो हम प्लेन टेबल की यूज़ करते हैं। प्लेन टेबल केस में हमारा मैप अलग से नहीं बनाना पड़ता है, ये हम फील्ड में ही बन जाता है मेजरिंग के दौरान ही। तो दोनों सब साथ में वर्क करना रहे तो हम प्लेन टेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। 24 में बोल रहा है The technique of plotting all the accessible section with a single setup of plane table is called। देखिए यहाँ पर जब भी आपको सिंगल सेटअप देगा, ठीक, एक सेट हमको करना, एक सेट से हमको हर एक पॉइंट को क्या करना, मेजर कर लेना है। तो एक जगह आप क्या किए, इंस्ट्रूमेंट को हम फिक्स कर दिए, और एक का स्टेशन फिक्स करने के बाद हम इसे भी मेजर करें, इसे भी मेजर करें, इसे भी मेजर करें। तो ये प्रोसेस हमारा ज़्यादा सूटेबल होता है रेडिएशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेडिएशन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखिए, द इन प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होता है तो इन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ऑर्गेनिक जो हमारा मैटर होता है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक हमारा होता है, ऑर्गेनिक में हमारा कार्बन होता है। तो कार्बन यदि हमारा जलेगा, लास्ट में डिकम्पोज होगा, तो लास्ट जो इन प्रोडक्ट होता है वो CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।